हाँ बच्चों, लास्ट वीडियो में अपनों ने सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट के बारे में बात की थी। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट के हमें क्या करना होता है, ट्रांजैक्शन प्राइस में एडजस्ट करना होता है। अगर आप मुझे जल्दी पैसा दे रहे हो, इसका मतलब आप मुझे क्या कर रहे हो, फाइनेंस कर रहे हो। तो आपने मान लो यहाँ अगर डिलीवरी देने वाला हूँ मैं कुछ की, आपने मुझे यहाँ 100 दिए तो मैं क्या मानूंगा, 100 आपने मुझे ये दिए प्लस 10 रुपये इंटरेस्ट लगा के मुझे तुम्हारे 110 रुपये का रेवेन्यू बुक हुआ है। तुमने मुझे 100 रुपये जल्दी दे दिए, इसका मतलब क्या है कि 100 रुपये तुमने मुझे यहाँ दिए और 10 रुपये का मेरा क्या है, इंटरेस्ट। तो टोटल मिला के मेरी इनकम कितनी है, 110। और हाँ, यहाँ 110 देने थे और तुम मुझे लेट देते हो तो क्या होगा, अगर मान लो यहाँ तुमने 121 दिए तो मैं इसको डिस्काउंट करूंगा और मैं अपनी इनकम निकालूंगा, और जल्दी दे रहे हो तो मैं इंटरेस्ट लगा के अपनी इनकम निकालूंगा। फिर हमने बोला था कि 1 साल तक का हो तो हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही मानते हैं और कोई भी इसमें एडजस्टमेंट नहीं करते। और उसके अलावा 3 और कारण थे जहाँ पर हम एडजस्टमेंट नहीं करते। पहला कारण क्या था, जब कस्टमर के डिस्क्रिप्शन पर है कुछ लेना, जैसे आपने मुझे बोला कि ये 5 लाख रुपए लो, माल मेरे को जब जरूरत होगी मैं मंगवाता रहूंगा, तो आपको जब जरूरत होगी आप मंगवाते रहोगे, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है, मैं फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं मांगूंगा, चेक मैं तुम्हें बाद में भेजूंगा, रुपए आज ही आ गए। दूसरा क्या था, सेल्स बेस्ड रॉयल्टी टाइप का, कि जब पैसा ही डिसाइड ही बाद में होना है। मैंने तुम्हें क्या किया, एक बुक लिख कर दे दी या एक कोई भी लाइसेंस दे दिया जिसके अगेंस्ट तुम मुझे रॉयल्टी दोगे, और जो किस पर डिपेंड करेगी, तुम्हारी सेल्स पर। तो तुम्हारी सेल्स ही जब बाद में आएगी तो फिर हम फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं मानेंगे, क्योंकि तुम्हारी सेल्स के रुपए, तुम्हारी सेल्स बाद में आएगी, उस पर बेसिस पर मेरा कंसिडरेशन आएगा, तो भले ही लेट आए तो भी हम नहीं मानेंगे। और तीसरा कारण क्या था कि और किसी कारण से हो, जिसके हमने पढ़ा था कि डेटर जानबूझकर पैसे क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि वो अपने आप को सेफ गार्ड करना चाहता है कि चीज़ तो सही है। मैंने तुम्हें मशीन आज दे दी, वो कहता है मैं अभी चला कर देखूंगा, कुछ परसेंटेज ऑफ पेमेंट मैं बाद में करूंगा। तो वो फाइनेंसिंग की वजह से नहीं था, वो मेरे रुपए इसलिए नहीं रोक रहा था कि मैं उसको फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो किसी और कारण से था। या मैं तुमसे एडवांस इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत है और मैं तुमसे फाइनेंस ले रहा हूँ, मैं इसलिए ले रहा हूँ कि कहीं तुम मुकर ना जाओ। तो जब फाइनेंसिंग की वजह से हो ही ना, क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इन 3 केसेस में हमने पढ़ा था। अब हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे और बाकी करने हैं, और इसकी अकाउंटिंग देखनी है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का मतलब क्या था, अगर 1 साल का डिफरेंस है तो फाइनेंसिंग कंपोनेंट मत मानना। कंपनी एच एंटर्स इनटू अ 2-year कॉन्ट्रैक्ट टू डेवलप कस्टमाइज सॉफ्टवेयर टू कंपनी सी। कंपनी एच क्या करेगी, कस्टमाइज करके सॉफ्टवेयर देगी किसको, कंपनी सी को। कंपनी एच कंक्लूड्स दैट गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्टिट्यूट अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। एक ही काम है, तो कस्टमाइजेशन हो तो याद करो, मैं वैसे भी याद करूँ। जब कस्टमाइजेशन इन्वॉल्व हो तो हम क्या मानते थे कि डिस्टिंक्ट गुड्स नहीं है, तो इसको क्या लग रहा है कि सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। बेस्ड ऑन टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंपनी एच डिटरमाइंस दैट इट ट्रांसफर्स कंट्रोल ओवर टाइम। ये बात आपको अभी इग्नोर करनी पड़ेगी, ये आगे आएगा। एंड रिकॉग्नाइजेज रेवेन्यू बेस्ड ऑन इनपुट मेथड, ये भी आपको इग्नोर करना पड़ेगा। बेस्ट रिफ्लेक्टिंग द ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ऑफ कंपनी सी। तो आप ये समझ लो कि कंपनी कंट्रोल अपना, एक बार के लिए इस लाइन को मोटा मोटी ये समझ लो, बाकी इसको स्टेप 5 में हम डील करेंगे अच्छे से। कि कंपनी कह रही है कि हमारा को रेवेन्यू कैसे कैसे बुक करना है, ओवर टाइम। ओवर टाइम मतलब जैसे जैसे काम होता जाएगा वैसे वैसे हमें रेवेन्यू बुक करना है। हम बाद में पढ़ेंगे पॉइंट, मतलब कंट्रोल ट्रांसफर्ड ओवर टाइम और इन टाइम। ओवर टाइम का मतलब एट टाइम, ओवर टाइम का मतलब जैसे जैसे काम होगा तब तब रेवेन्यू बुक करना, और एट टाइम मतलब कंट्रोल धीरे धीरे ट्रांसफर ना होकर एक साथ ही हो रहा है तो लास्ट में रेवेन्यू बुक करना। बस मोटा मोटी इतना समझ लो, डिटेल में हम बातें करेंगे। तो कंपनी कहती है जैसे जैसे काम हो रहा है वैसे वैसे हम रेवेन्यू बुक करेंगे, और इसका जब ओवर टाइम ट्रांसफर होता है तो उसके 2 मेथड होते हैं, इनपुट और आउटपुट को कंपनी ने इनपुट लगाया हुआ है। बस एक बार के लिए इतना ही। कंपनी सी एग्रीज टू प्रोवाइड कंपनी एच मंथली प्रोग्रेसिव पेमेंट। कंपनी सी क्या कह रही है एच को कि मैं तुम्हें मंथली प्रोग्रेसिव पेमेंट भी दे दूंगा। ठीक है, बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशन ऑफ टाइमिंग ऑफ कॉस्ट टू बी इनकर्ड, जब जब मेरे खर्चे लगते हैं। और कंपनी एच कंक्लूड्स दैट प्रोग्रेसिव पेमेंट आर बीइंग मेड एट such time that interval between transfer of control and payment is never expected to exceed 1 year। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जब जब वो पेमेंट दे रही है मुझे, और जब जब मैं उसको सॉफ्टवेयर, अरे ये तो यही खुल गया, ये मेरे को सॉफ्टवेयर कस्टमाइज करके देगी, टाइम लगेगा इतना इतना इतना, लोग इतने साल लगेंगे। ठीक है, अब वो मेरे को जैसे मैं थोड़ा सा काम करता हूँ वो मुझे थोड़ी पेमेंट कर देता है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव पेमेंट। फिर मैं थोड़ा काम करता हूँ वो मुझे उतने की पेमेंट कर देता है, फिर मैं काम करता हूँ वो मुझे उतने की पेमेंट कर देता है। और काम करने हैं और पेमेंट के बीच, ये काम पेमेंट वाली लाइन को हाईलाइट कर देता है, ये पेमेंट, फिर ये काम, फिर ये पेमेंट, ये काम, ये पेमेंट। और इनके बीच में कभी भी 1 साल से ज्यादा का अंतर नहीं रहता। तो मेरा काम होते ही जितना मैं काम करता हूँ उतनी मुझे पेमेंट आ जाती है, और कभी भी 1 साल के ज्यादा का अंतर नहीं रहता। तो क्या सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट का एडजस्टमेंट किया जाए या नहीं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि
प्रैक्टिकल एक्सपीडियंसी लगाएंगे हम, और उसमें क्या लिखा होता है कि ये आगे काम गया, इनके बीच में अगर 1 साल का अंतर ना हो तो फिर आप कोई किसी को फाइनेंस नहीं दे रहे। इट विल नॉट नीड टू फर्दर असेस वेदर अ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट इज प्रेजेंट एंड डज नॉट एडजस्ट द कंसिडरेशन इन डिटरमाइनिंग द ट्रांजेक्शन प्राइस, सो दे अप्लाई द प्रैक्टिकल एक्सपीडियंसी। प्रैक्टिकल एक्सपीडियंसी का मतलब, एक्सपीडियंट का मतलब क्या है, 1 साल से ज्यादा का गैप नहीं रहना। ये चीज इसके साथ की नहीं है, ये चीज इसके साथ की नहीं है, इसके आंसर का नहीं, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट की अकाउंटिंग करनी चाहिए या नहीं, अभी तो हमने ये देखा। अब करनी चाहिए तो क्या अकाउंटिंग करनी चाहिए, इसके लिए हम जा रहे हैं। पहले देखो इसकी बुक में क्या है, इंस्टीट्यूट की बुक में पहले बताने लग जाता है अकाउंटिंग, पहले क्या बता देता है अकाउंटिंग कि ऐसे ऐसे करने हैं, फिर कहता है ये करना कब है। तो ये थोड़ी ठीक रहेगा। पहले अब मैंने आपको बताया कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग फाइनेंसिंग कंपोनेंट कब मानना है, कब मानना है, जब क्या है, टाइम का गैप 1 साल से ज्यादा हो और वो 3 कंडीशन में से कोई भी ना हो। 3 कंडीशन मतलब कस्टमर अपनी मर्जी से लेगा, नंबर 2 क्या है, कस्टमर अपनी मर्जी से लेगा, नंबर 2 क्या है, सेल्स बेस्ड रॉयल्टी, और नंबर 3 क्या है। सॉरी बच्चों, मैंने एक बार वीडियो रोक दिया था, मैं कहाँ था मुझे याद नहीं है, मैं एक बार वापस से बताता हूँ कि सबसे पहले हमें क्या चेक करना होगा, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट वाली अकाउंटिंग लगाएं या नहीं लगाएं। कब नहीं लगानी आपने, जब आप प्रैक्टिकल एक्सपीडियंसी लगा दो, मतलब डिफरेंस 1 साल से ज्यादा का ना हो। किसके बीच में, एक्सपेंडिचर नहीं है, एक्सपीडियंसी है, ठीक है। किसके बीच में, पैसा आने के बीच में और मेरे द्वारा काम किए जाने के बीच में। मेरे द्वारा काम करने को मैं क्या बोलता हूँ, मेरे द्वारा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई करना, और रुपए आने के बीच में 1 साल से ज्यादा का गैप नहीं। ये नहीं है 1 साल से ज्यादा का गैप है तो भी 3 केसेस में, जब कस्टमर का ऑप्शन है तब, दूसरा केस सेल्स बेस्ड मेरा रेम्यूनरेशन है तब, और तीसरा केस क्या है, डिफरेंस और कारणों की वजह से जिसके मैंने प्रूव कर। इन केसेस में नहीं लगाना। अब मैं कह रहा हूँ ना तो मेरा केस 1 साल से गैप भी ज्यादा है, ना इसमें फॉल हो रहा, ना इसमें फॉल हो रहा, ना इसमें फॉल हो रहा, मतलब मुझे लगाना है सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट वाला कॉन्सेप्ट। तो कैसे अकाउंटिंग करनी है मैंने मोटा मोटी तुम्हें बताई थी उस समय, कि अगर कोई कस्टमर मुझे 100 रुपए यहाँ देता है और यहाँ पर मुझे क्या करना है, इनकम मेरा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन यहाँ डिस्चार्ज होना है या गुड्स मैंने यहाँ देने हैं, एक बार आप मोटा मोटी ये समझ लो, गुड्स मैंने यहाँ देने हैं, तो मैं यहाँ एंट्री क्या करता था, कैश टू लाइबिलिटी या कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी 100, और फिर मैं उसके ऊपर 10 रुपए का इंटरेस्ट बुक करता था। इंटरेस्ट टू कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी कितने का, 10, और यहाँ पर मैं लाइबिलिटी टू रेवेन्यू कितना बुक करता था, 110। तो आपको ये बात जीवन भर सीए तुम क्लियर होनी चाहिए कि अगर पहले पैसे आ रहे हैं मतलब इतना नहीं आ रहा, ज्यादा आ रहे हैं, तुम मुझसे पढ़ने वाले हो, 3 साल बाद आज 1000 देंगे तो मेरे को आप 1200 रुपए की फीस देकर गए हो। क्यों, क्योंकि इतना टाइम का मेरा इंटरेस्ट भी तो मैंने कमाया आपके पैसे पर, और लेट आ रहा है तो कम आ रहा है, ठीक है, लेट आ रहा है वापस से वो अकाउंटिंग नहीं लिखूंगा। अब ये 10% कहाँ से आया, मेन बात ये है, ये 10% कहाँ से आया भाई, इंटरेस्ट लगाना या डिस्काउंट करना इज नॉट इशू। इंटरेस्ट लगाना कब है, जब पहले आया, लेट दिया तो इंटरेस्ट डिस्काउंट करना है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कितने %। तो ये एस कहता है आप उस कस्टमर, मैं और तुम मतलब कस्टमर और एंटिटी, अगर अलग से क्या करते, ये कॉन्ट्रैक्ट करते, फाइनेंस का कंपोनेंट करते इसी तरह की सिक्योरिटी और इसी तरह की चीजों के साथ, तो कितने % पर उधार देते हैं, उस रेट से आपको रेवेन्यू बुक करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ, 100 रुपए यहाँ है, साल बाद कितना होता है, 110। देखो साल भर में ये लगाना नहीं होता, लेकिन एक बार मान लो हम लगा रहे हैं, ठीक है, 2 साल में ऐसी कैलकुलेशंस कॉम्प्लिकेट होगी, और समझते तुम भी हो, 2 साल का मैं भी समझता हूँ, ठीक। तो आपने मुझे 100 रुपए यहाँ दिए, तो मैं एंट्री क्या करता हूँ, कैश टू कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कितने की, 100 की। अब मैं 10% इंटरेस्ट कहाँ से लाया हूँ, नहीं, मैं आपको दिख रहा है कि 10% पर है, लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूँ कि मैं इस पर इतना इंटरेस्ट लगाऊंगा कि तुम मुझसे क्या इंटरेस्ट चार्ज करते हैं भाई, तुम उधार दे रहे हो ना मुझे, तुम मुझे जल्दी दे रहे हो पैसे, एडवांस तुम दे रहे हो, तुमने मुझे एडवांस में दे दिए रुपए, तो मेरा और तुम्हारे बीच में, कस्टमर और एंटिटी के बीच में एग्रीमेंट कितने का होता, मैं इससे मतलब नहीं है बैंक कितने पे लोन देता है, क्या है, मेरा और तुम्हारा एग्रीमेंट कितने पर होता। तुम मुझे सीधा ही 100 रुपए उधार देते तो क्या होता, तुम मुझे सीधा ही 100 रुपए उधार देते तो कितना इंटरेस्ट चार्ज करते। फॉर एग्जाम्पल तुम मुझसे 9 रुपए का इंटरेस्ट चार्ज करते, ठीक है, भले ही मैं कैश में 110 में बेचता हूँ, लेकिन तुम मुझसे 9 रुपए इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो मैं क्या करूँगा, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कितने की करूँगा, 110 की, तो रेवेन्यू कितने का, 110 की नहीं करूँगा, 109 की करूँगा, तो मेरे को रेवेन्यू ही कम आया, मैंने गुड्स सस्ता बेचा है। इंटरेस्ट तो तुम मुझसे 9 ही चार्ज करते हैं ना, तो तुम मुझे सीधे 100 रुपए उधार दे रहे हो भाई, हम तो मान ही ये रहे हैं कि फाइनेंस दे रहे हो तुम मुझे, फाइनेंसिंग कंपोनेंट है इसके अंदर, तो तुमने मुझे 100 रुपए उधार दिए, और तुम मुझसे कितना इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, अदरवाइज मान लो माल ना भी खरीदते हैं तो तुम मुझसे 9 रुपए का
इंटरेस्ट चार्ज करते, तो 9 रुपए का इंटरेस्ट चार्ज करते, तो रेवेन्यू कितना बुक करो 109, कि मेरे तुम्हारे 109 देने थे, अब मैंने गुड्स दे के रेवेन्यू कर दिया, तो मैं रेवेन्यू कितने का बुक करूंगा 109। तो हमें कॉन्ट्रैक्ट में स्टेटेड रेट से कोई मतलब नहीं है, हमें कॉन्ट्रैक्ट में स्टेटेड रेट से कोई मतलब नहीं है। तुम कह दो कि 10% की स्टेटेड रेट है, देखो तुमने मुझे 100 रुपए दे दिए और कॉन्ट्रैक्ट में स्टेट कर दो कि कितने रुपए का है, 10% की क्या कॉन्ट्रैक्ट की स्टेटेड रेट है। ऐसा देखो समझो कंपनीज क्यों करती है, समझना ध्यान से। 100 रुपए का तुमने मुझे एडवांस दे दिया 100 रुपए का, और बोल दिया कि 10% के हिसाब से तुमने हमने एडवांस, और तो तुम कुछ दोगे ही ना, तुम तो लास्ट में मुझसे कुछ ले लोगे। तुम कहोगे एक तो 100 रुपए तुम्हें ऑलरेडी दिए हुए थे और तुमने हमारा ब्याज देना था क्योंकि हमने तुमने फाइनेंस दिया था, वो हमने दिया छोड़, उसके बदले में हमें कुछ दे दिया। अब रेट कितनी भी लिख लो 10-12, तुम्हें क्या लेना देना है, तुमने तो मुझे 100 रुपए देने और कुछ लेने। कॉन्ट्रैक्ट में कितनी रेट लिख लो 12%, कॉन्ट्रैक्ट में रेट कितनी लिख लो 12%, लेकिन नॉर्मल बात क्या है, कुछ भी लिख लो कॉन्ट्रैक्ट में, तुम मेरे पास आए, तुमने आने का 100 रुपए दे दो और साल बाद या 2 साल बाद कुछ दे दूंगा। साल बाद बोल दूं एक बार, ठीक है, साल में नहीं लगाना होता, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही ले लेते हैं, लेकिन क्या मान लो तो साल बाद तुम मुझसे गुड्स ले लेना और 100 रुपए आज दे जाओ। अब 12% रेट, मैंने कहा 12% ब्याज है रेट, तुमने कहा 12%, मैं कहा 12% के हिसाब से काउंटिंग करूंगा मैं, तुम्हें क्या लेना देना, तुमने 100 रुपए दे दिए, तुमने 100 रुपए दे दिए और गुड्स ले जाना साल बाद। अब रेट में 12 बोलूं 15 बोलूं, तुम्हें क्या मतलब है, लेकिन मेरा एक फायदा हो जाएगा ज्यादा रेट आने से। क्या होगा देखो, मैं एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैश टू लाइबिलिटी कितने की 100 की, और फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट में जानबूझकर 12% लिखवा रहा हूँ ज्यादा रेट, इंटरेस्ट टू लाइबिलिटी कितने की 12 की, और कॉन्ट्रैक्ट में जानबूझकर, भाई तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुमने तो मुझे 100 रुपए दे दिया और साल बाद कुछ ले जाना। अब कॉन्ट्रैक्ट में 12% रेट लिख दो, ये एग्रीमेंट बना है कि तुमने मुझे रुपए दिए हैं आज, साल बाद तुम मुझसे कुछ लोगे, तुमने आज 100 रुपए दिए हैं, साल बाद कुछ लोगे, इंटरेस्ट रेट 12 बोलो 18 बोलो, कोई मतलब तो है नहीं, मैंने तो तुम्हें वापस क्या देना है, कुछ देना है, लेकिन 12 बोलने से मेरा फायदा क्या होता है तुम्हें। अब मैं रेवेन्यू कितने का बुक करूंगा, लाइबिलिटी 112 टू रेवेन्यू कितने का 112 का, तो मेरी सेल्स बढ़ जाएगी या नहीं, मेरी सेल्स बढ़ जाएगी तो मेरे प्रॉफिट बढ़ जाएंगे या नहीं, प्रॉफिट नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि जितने का रेवेन्यू बढ़ेगा उतने का ही क्या बढ़ेगा, इंटरेस्ट। तो कुल मिला के जितना आप रेवेन्यू में एक्स्ट्रा जोड़ोगे, 12 रुपए रेवेन्यू एक्स्ट्रा बढ़ेगा, तो इधर से खर्चों में भी तो क्या बढ़ेगा, इंटरेस्ट, तो मेरा प्रॉफिट तो नहीं बढ़ेगा। लेकिन आप जानते हो लोग कैसे देखते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स देखते हैं। बिफोर इंटरेस्ट क्यों देखते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि इस एंटिटी का लग रहा है इंटरेस्ट, हमारे पास तो खुद के रुपए होंगे। मान लो आज रिलायंस मेरा बिजनेस खरीदे, तो मेरा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट क्यों देखता है, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट क्यों नहीं देखता, वो कहता है इसके लग रहा है ना इंटरेस्ट, इसके पास पैसे नहीं है, मैं तो लोन वोन मेरे को जरूरत नहीं है। भाई रिलायंस सोचता है कि कोचिंग का काम किया जाए या नहीं, और वो मेरी बैलेंस शीट देखता है, हालांकि रिलायंस वाला मेरी बैलेंस शीट देख के करेगा या अन अकेडमी की देखेगा, लेकिन सुनो वो मेरी बैलेंस शीट देख के करता है, तो क्या होगा, वो कहता है कि इंटरेस्ट को छोड़ो, इंटरेस्ट को खर्चा मत मानो, ये गरीब था, मैं गरीब थोड़ी, मेरा इंटरेस्ट थोड़ी लगेगा। तो लोग अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट देखते हैं, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट तो बढ़ी जाएगी ना, क्योंकि रेवेन्यू तो बढ़ गया, और इसको हम खर्चा मानते नहीं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट में। तो इसलिए कंपनियां चलाकियां ना करे, इसलिए बोला कि तुम्हारी स्टेटेड रेट से हमें मतलब नहीं है, ये तो तुम्हारा क्या है, एक लीगल फॉर्म है, हमें क्या देखना है, एक्चुअल सब्सटेंस। एक्चुअल सब्सटेंस क्या है, वो तुम्हें पैसे उधार दे रहे हैं, वो तुम्हें क्या दे रहा है, पैसे उधार दे रहा है। वो जब तुम्हें पैसे उधार दे रहा है तो आप किस रेट से सोचो, वो तुम्हें उधार किस रेट पर देता, अलग से भी देता तो वो मैं कहता हूँ 9 पर देता, तो मैं कितने से करूंगा 9 से, और ये कितना आ जाएगा 109। तो इसलिए क्या बोला जाता है, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट हो तो रेट कौन सी लेनी है, एंटिटी और कस्टमर के बीच में अलग से ये फाइनेंसिंग अरेंजमेंट होता है, तो किस रेट से होता है। तो क्वेश्चन तुम्हें कोई सी भी रेट दे, हमें क्या देखना है, एंटिटी और कस्टमर के बीच में, क्वेश्चन का मतलब एग्रीमेंट। अब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कुछ जो है वो करके देख लेते हैं, मेन कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। ट्वेंटी सेवेंथ क्वेश्चन करने हैं, बीटी लिमिटेड एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर टू सेल इक्विपमेंट। बीटी लिमिटेड ने क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, माल कोई इक्विपमेंट बेचना है, ठीक है। कंट्रोल ऑफ इक्विपमेंट ट्रांसफर टू द कस्टमर व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड। इक्विपमेंट दे दिया हमने, हाथों हाथ साइन कर दी। प्राइस स्टेटेड कितना है, 1 करोड़ प्लस 10%, तो स्टेटेड रेट तो कितनी है 10%। 60 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में दे रहा है वो, 212470। केस ए, कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्काउंट रेट्स रिफ्लेक्ट द रेट इन सेपरेट फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन। अगर अलग से हम फाइनेंसिंग का ट्रांजेक्शन करते उधार लेने का, तब ये 10% ही लगती, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, 212,470 कहाँ लिखनी, यहाँ लिख देता हूँ, क्या शीट बदल, 212
470 वो 60 बार में ले रहा है मुझसे, 60 बार ये इंस्टॉलमेंट लेगा मंथली मंथली मंथली, ठीक है, 60 मंथली इंस्टॉलमेंट्स। अब इनकी प्रेजेंट वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ किस रेट से, पहले वाले की, दूसरे वाले की, तीसरे वाले की, चौथे वाले की, पांचवें वाले की, 10% से, तो वो कितने की बनेगी? 1 करोड़ की। वो कितने की बनेगी? 1 करोड़, क्योंकि इसने बनाई इसके हिसाब से। और किस रेट से प्रेजेंट वैल्यू निकालूं मैं? 10% से। वो कह रहा है हमने 10% के हिसाब से ही बनाया है। हमने बनाई किसके हिसाब से? 10% के हिसाब से। 212 470 कितनी बार ले रहा है वो मुझसे? 60 बार। तो देखो 2 लाख इंटू 50 कितना होता? 2 लाख इंटू 50 1 करोड़। तो 1 करोड़ तो 2 लाख की किस्त होती ना तो भी होता है, इसकी तो किस्त भी ज्यादा है और नंबर इंस्टॉलमेंट्स 50 के बजाय कितनी है? 60। तो पक्का उसने ब्याज जुड़ा हुआ है। और वो कहता है कि आप टेंशन मत लो, मैंने कैसे जोड़ा है? मैंने 10% से जोड़ा है। मैंने कितने से जोड़ा है? 10% से। और 10% ही क्या हमारे बीच की सिग्निफिकेंट मतलब वो रेट है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर 10% ही हमारे बीच की फाइनेंसिंग रेट है तो हमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये बिल्कुल सही से रेवेन्यू बुक करूंगा मैंने गुड्स आज दे दिया, लेकिन इस बार कस्टमर लेट पेमेंट दे रहा है। कस्टमर लेट पेमेंट दे रहा है तो मैं एंट्री क्या करूंगा? डेटर टू रेवेन्यू कितने का? 1 करोड़ का। अब डेटर पर हर महीने इंटरेस्ट लगता रहेगा, डेटर टू इंटरेस्ट, महीने महीने की किस्त है ना, तो इंटरेस्ट लग जाएगा। 1 करोड़ का 10% 1 महीने का जो भी आएगा ये आता रहेगा। और फिर बैंक टू डेटर्स कितने का? 212470, 212470। तो डेटर का अकाउंट कुछ इस तरह से बनेगा जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में बनाते थे ना, कस्टमर का अकाउंट। एक बार रेवेन्यू का स्टैंडर्ड लग गया, एक बार यहाँ पर रेवेन्यू कितने का बुक करना है, ये रेवेन्यू का स्टैंडर्ड लग गया। उसके बाद में ये डेटर क्या है? फाइनेंशियल एसेट है। तो डेटर ये फाइनेंशियल एसेट है, तो आगे बार इसके ऊपर 109 लगेगा। ठीक है, जिन्होंने 109 नहीं किया इस लाइन को इग्नोर कर देना, फाइनेंशियल एसेट वगैरह। ठीक है, तो फाइनेंशियल एसेट्स टू डेटर टू रेवेन्यू कितने का? 1 करोड़। और इधर फिर क्या आएगा? टू इंटरेस्ट, ये वाली अमाउंट आ जाएगी। और बाय कैश 212470। फिर अगली बार बची हुई अमाउंट पर इंटरेस्ट, फिर बाय कैश, फिर अगली बार उससे भी बची हुई अमाउंट पर बाय इंटरेस्ट। ऐसे करके पूरा एग्जैक्टली बराबर हो जाएगा। केस ए में कोई दिक्कत नहीं है। केस 2 में क्या है? अरे केस 2 में क्या है? कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्काउंट रेट्स डज नॉट रिफ्लेक्ट द रेट इन सेपरेट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। सेपरेट फाइनेंसिंग कंपोनेंट में वो मुझे उधार देता, सॉरी मैं उसको उधार देता। इस बार तो मैं उधार दे रहा हूँ, मैंने माल उसको आज दे दिया और वो रुपए बाद में दे। वो 14% थी। तो कॉन्ट्रैक्ट में आप कुछ भी स्टेट कर लो, कॉन्ट्रैक्ट में आप कुछ भी स्टेट कर लो, आपको क्या करनी पड़ेगी? 14% से डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। क्यों कॉम्प्लिकेट हो जाएगा? क्योंकि 14% रेट है और मंथली इंस्टॉलमेंट है। भाई मैं आपको बोलूँ रेवेन्यू बुक करके बताओ मुझे, 1 साल बाद 2 साल बाद 1-1 लाख देना है और 14% है भले हम कॉन्ट्रैक्ट में। तो आप इसको एक बार डिस्काउंट कर लोगे, इसको 2 बार या इसको 3 बार, और या फिर क्या कर लोगे? 1 डिवाइड बाय 1.4, 1 डिवाइड बाय 1.14 इज इक्वल टू कितने टाइम्स? 3 टाइम्स कर लोगे, फिर जीटी दबा लोगे। वो सिंपल सा था। यहाँ 60 बार है और इंस्टॉलमेंट भी क्या है? मंथली है। इंस्टॉलमेंट भी क्या है? मंथली। पहले इंस्टॉलमेंट 1 महीने के बाद दूसरी इंस्टॉलमेंट। तो इसमें अब क्या करोगे? 1 डिवाइड बाय 1.4 पता कैसे निकलता है? 14/100। 1.14 कैसे निकलता है? ये 1 और ये 0.14। लेकिन मंथली होती है तो क्या करना पड़ेगा? 1 डिवाइड बाय 14 डिवाइड बाय 12, ये महीने की डिस्काउंट रेट आएगी। तो ये जो आएगा उस फिगर को आप एक बार, फिर अगली बार इसकी स्क्वायर को, मतलब मैं तुम्हें अगर सिंपल बताऊं तो क्या मेहनत कर लो, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस ये 1200 हो गया, इज इक्वल टू कितनी टाइम्स? 60 टाइम्स। और फिर जीटी दबाओ और उस फैक्टर को किससे मल्टीप्लाई करना? मंथली इंस्टॉलमेंट्स। उस फैक्टर को किससे मल्टीप्लाई करना? मंथली इंस्टॉलमेंट्स। कितने की थी वो? 2,12,000। शीट दूसरी खोल ली क्या? 2,12,470 की थी। 212,470। अब आप मुझे बताओ, अगर 212,470 1 साल बाद देने हो तो आप कैसे करोगे? 212,470 इंटू 1 डिवाइड बाय 1.14 ऐसे ही करोगे ना। लेकिन यही तो फैक्टर लिखते हैं 1 डिवाइड बाय 1.14। लेकिन 1 महीने बाद देनी है तो इतना इसको क्या करना पड़ेगा? 1 डिवाइड बाय 1.14 डिवाइड बाय 12। समझ रहे हो?
1 / रेट कितनी है, 14% नहीं है, 14/12% है एक महीने की। तो ये इतना करना पड़ेगा, एक बार, दो बार, तीन बार देना है। तो अब दूसरे वाले की वैल्यू निकालते हैं तो अब ऐसा 60 बार करना पड़ेगा आपको। तो क्वेश्चन ने खुद ही दे दिया इसको तो, लेकिन आप सोल्व कर सकते हो कैलकुलेटर पे, अभी मैं बता दूंगा कैसे। इसने कहा कि अगर 212 को डिस्काउंट करवाऊं मैं 14% से, तो रेवेन्यू इतना ही आता है, रेवेन्यू इतना ही आता है 900। चलो वो समझ में नहीं आया मैथमेटिकली कैसे करना है, वो अलग से डिस्कस कर लेता हूँ। लेकिन रेवेन्यू कम होगा ये तो समझ सकते हो ना, क्योंकि 10 की बजाय 14% से डिस्काउंटिंग करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी ना। 212 को आपने डिस्काउंट किया, 212,470 को आपने डिस्काउंट किया 10% रेट से, तो वैल्यू आ रही है 1 करोड़। तो 212,470 को अगर आप 14% से डिस्काउंट करोगे तो ये वैल्यू कम तो आएगी, इतना तो समझ रहे हो ना। 1 करोड़ नहीं आएगी, थोड़ी क्या आएगी, कम आएगी। तो 1 करोड़ नहीं आएगी, कम आएगी, वो कितनी आ रही है, 91 लाख कुछ और। ठीक है, तो वो कह रहा है इस केस में आपका रेवेन्यू इतना ही है। आप कॉन्ट्रैक्ट में भले ही 10% स्टेट करते रहो, आप उसको उधार दे रहे हो, बस माल की कैश की बजाय माल उधार दे रहे हो, आप उससे 14% चार्ज करते हैं, तो आप उससे रेवेन्यू कम ले रहे हो, आप उससे पूरी सेल प्राइस पूरा नहीं ले रहे 1 करोड़ जितना। क्यों नहीं ले रहे, देखो मेरी बात को सुनो। 100 रुपये तुम मुझे यहाँ पर 110 रुपये देने वाले हो, और मैं इसकी डिस्काउंटिंग करवाता हूँ 10% से। मान लो मैं तुम्हें 10% पर उधार देता, तो तुम मुझे कितनी फीस दे रहे हो, 100 रुपये। तुमने कहा फीस हम बाद में देंगे साल बाद, मैं कहा ठीक है, और तुमने कहा 110 देंगे। तो मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हें उधार देता हूँ 10% रेट पे, और तुम मेरे साल बाद पैसे उधार क्या कर रहे हो, लेट दे रहे हो। तो इसका मतलब तुम मुझे कितनी फीस दे रहे हो, 100 रुपये। लेकिन मैं तुम्हें उधार ही कितने पर देता हूँ, 14% पे देता हूँ। तो 110 को जब 14% से डिस्काउंट कराओगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 100 से कम आएगी। मतलब तुमने मेरी फीस कम करी है, तुमने मेरी फीस ही कम करी है। तुम कहते हो सर 10% ब्याज समेत आपका 110 दे देंगे, लेकिन मैं कहा तुमने 10% ब्याज निकाला कहाँ से है भाई, मैं तो तुमसे 14% लेता। तुमने कहा नहीं सर पैसे तो 110 ही देंगे, तो इसका मतलब तुम मेरी फीस कम दे रहे हो। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, डेटर्स टू सेल्स। भले ही कॉन्ट्रैक्ट में आप लिखते रहो कि हमने 10% ब्याज समेत सर के 110 दिए, मैं कहता हूँ मैं तुम्हें 10% पे देता ही नहीं भाई, मैं तुमसे लेता ही 110 पे। तो ऐसी एंट्री नहीं करोगे, कॉन्ट्रैक्ट में 10% लिखा है तो डेटर टू सेल्स या फीस, और उसके बाद में इंटरेस्ट टू डेटर 10, और फिर कैश टू डेटर, और सॉरी डेटर टू इंटरेस्ट, डेटर टू इंटरेस्ट, डेटर टू इंटरेस्ट 10 रुपए का, और फिर कैश टू डेटर 110। ऐसा बोलना ही गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि मैंने तुमसे 100 रुपये नहीं कमाए हैं। मैं कह रहा हूँ भाई मैं तुम्हें 10% पे उधार थोड़ी देता, तुम बोल रहे हो कि 10%, कॉन्ट्रैक्ट में भले स्टेट कर लो, ये 14% पे देता, मान लेते हैं 98 आता, और इंटरेस्ट क्या दे रहे हो तुम मुझे ज़्यादा। फिर मैं क्या करता, डेटर टू इंटरेस्ट, सही से डिस्काउंटिंग कराओ ना। मैं तुम्हें उधार दे रहा हूँ तो मैं तुम्हें ब्याज की कमाई 12 कर रहा हूँ तुमसे, ब्याज की कमाई क्या कर रहा हूँ 12। फीस तो तुमने मुझे कम दी है बाकी बच्चों से, क्योंकि बाकी बच्चे 100 आज देते हैं और तुम कह रहे हो 100 आज नहीं दे पा रहे, साल बाद 10% ब्याज लगा के 110 ले लो। तो कॉन्ट्रैक्ट में 10% स्टेट करने से क्या होता है, मैंने आपसे फीस क्या कमाई है, कम कमाई है। ठीक है, तो आपको मैं सिंपल बात बताऊँ, आपको कौन सी रेट लेनी है, जो आपके और मेरे बीच सेपरेट फाइनेंसिंग की होती है। अब 14% की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते उस पर आते हैं। ये हालांकि आपको एसएफएम में पता होना चाहिए कि महीने के बाद इंस्टॉलमेंट हो तो क्या हो। एक बार मुझे ये बताओ, आप कैसे निकालते हैं अगर 2/12/470 साल बाद होता और 60 बार होता, 60 सालों में होता, तो आप कैसे निकालते। रेट होती 1/1 14%, तो यही करते ना, 1 2 3 कितनी बार दबाते, 60 टाइम्स दबाते, और फिर जो जीटी आता, जीटी दबाते 7 बराबर 60 बार, और जीटी करते तो क्या होता। मैं नॉर्मल वो कैलकुलेटर मान के चल रहा हूँ जिसमें जीटी से काम हो जाता है, कुछ बच्चों के n+ दबाना पड़ता है। ठीक है, तो वो n+ दबाते 60 बार करते, जो भी फैक्टर आता है उसको किससे मल्टीप्लाई करते, 212,470 पे, तब ऐसे ही करते ना, उसकी पीवी निकालते। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ मंथली है, तो मंथली है तो यहाँ 1 रुपया यहाँ आते आते कितना बनता है, 1.1, यहाँ आते आते 1.1 बनता है, या 14% रेट है तो 1.14। आपको तो महीने के बाद की वैल्यू लेनी है ना, मंथली है तो 1 रुपया 1 साल के बाद कैसे निकाला आपने, 1.14 बन जाएगा, क्योंकि 1 रुपये पर इंटरेस्ट कितना लगेगा, 14%। 1 रुपये पर इंटरेस्ट कितना लगेगा, 14%, तो 0.14, और उसको 1 में जोड़ दिया आपने, उसको 1 में जोड़ दिया, 1.14 आ गया, और उसको किससे डिवाइड किया, 1 ऐसे ही करते हो ना आप। 1.14 निकालते कैसे हो, 1 रुपया साल बाद कितना हो गया, 1 रुपया साल बाद, ये वाला पैसा कितने पर है, ये वाला पैसा कितने पर है, 1/1.14, ये वाला पैसा 1.14 पर है ना, 1.14 पर है, इसलिए इसको वापस डिवाइड करते हो इससे,
तो अब मैं कहता हूँ महीने बाद वाला पैसा कितने पर है, महीने बाद वाला ये 1 महीना है, तो 1 महीने में इंटरेस्ट कितना लगेगा, 14.14 लगेगा या इतना लगेगा, ये लगेगा। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि डिवाइड किस, अब ये जो फैक्टर आता है, जैसे इस बार ये आया तुम्हारा 0.4, इसमें आपने 1 जोड़ा और इसको डिवाइड करते हो ना, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि डिवाइड करने वाली जगह पर क्या लो, पहले आप ये लेते थे 14%, अब डिवाइड करने वाली जगह पर क्या लो, 14% इंटू 1 डिवाइड 1 में क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि ये जो फैक्टर आता है सोल्व करने पर तो 0.14 आता है ना, इसको आप 1 में जोड़ते हो ना, 1.14 से डिवाइड करते हो, 0.1 खाली 0.14 से थोड़ी डिवाइड करते हो, 1.14 से करते हो। तो यहाँ पर भी तो यही कर रहे हो ना, 1 प्लस 0.14 ऐसे ही कर रहे हो, 1 प्लस 0.14, बस यहाँ पर क्या करो 1 प्लस 0.14 नहीं क्या, उसको 12 से डिवाइड करके। तो अगर आपको ये एग्जैक्टली निकालना है ना 91 लाख जो क्वेश्चन में निकाल रखे आंसर में, वो कैसे निकालना, 1 प्लस 14 डिवाइड बाय 1200, इसको सोल्व करना, 14 डिवाइड बाय 1200 को उसको 1 में जोड़ना, लो करके लिख देता हूँ कैलकुलेटर, 14 डिवाइड बाय 1200 प्लस 1, इसको सोल्व करूंगा तो क्या आएगा 1 डिवाइड बाय 1.011666 एंड तक जा रहा है, ठीक है। अब ये दबाव, ये सोल्व करना, 1 डिवाइड बाय दिस बराबर 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 कितनी टाइम्स, 60 टाइम्स, और उसके बाद में जीटी, और जो फैक्टर आएगा उस जीटी दबाने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको 212 व 470 से मल्टीप्लाई करना, तुम्हारा ये 91 लाख मैच हो जाएगा, ठीक है। एसएफएम के कॉन्सेप्ट आपने बहुत अच्छे से किया, मैंने फटाफट से बताए हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें अब अकाउंट्स में थोड़ी बताएं। तो ये फाइनेंसिंग कंपोनेंट की अकाउंटिंग है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एडवांस पेमेंट। इसमें क्या था, पेमेंट लेट आ रही थी, इसमें क्या आ रही थी, पेमेंट लेट आ रही थी। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एडवांस पेमेंट की। एसटी लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्ट किया कस्टमर को असेट बेचने का, कंट्रोल कब ट्रांसफर होगा असेट का, आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है, एट पॉइंट इन टाइम, मतलब ओवर द टाइम नहीं है, सीधा 1-2 साल के बाद तुम्हें असेट मिलेगी, ठीक है। पेमेंट के तुम्हें 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, या तो 5,000 रुपये दे दो 2 सालों के बाद, या 4,000 दे दो जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए। कस्टमर इलेक्ट्स टू पे 4,000, कस्टमर हमें कितने रुपए दे रहा है, 4,000। तो अब एसटी लिमिटेड कंक्लूड्स दैट कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, ये कह रहा है कि इसमें फाइनेंसिंग कंपोनेंट है, क्यों, क्योंकि टाइम कितना है, एक तो लेंथ को ध्यान में रखकर 2 साल का टाइम है, और एंटिटी जब ऑब्लिगेशन ट्रांसफर करिए, इन सब बातों को ध्यान में रखकर, इंटरेस्ट रेट को ध्यान में रखकर ये कह रहा है कि सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट की अकाउंटिंग लगानी तो है। अब इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट कितना है, 11.8। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट का मतलब क्या है, इन 2 पैसों को अगर सेम रेट पर सेम वैल्यू माने तो किस रेट से डिस्काउंट इंटरेस्ट चार्ज किया हुआ है। मतलब मैं तुम्हें 2 ऑप्शन दूँ कि यहाँ 100 दे देना या साल बाद 110 दे देना, तो इसके अंदर इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट कितनी है, 10%। यहाँ 100 दे देना या 114 दे देना, तो इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट कितनी है, 14%। तो वैसे ही यहाँ 4,000 दे देना और 2 साल बाद 5,000 दे देना, तो 2 साल बाद 5,000 किस रेट से 4,000 बन जाता है, 11 पॉइंट से। तो वो कह रहा है इसके अंदर इम्प्लिसिट अगर मैं बात करूँ तो इंटरेस्ट रेट कितनी छिपी हुई है, 11.8। मुझे ना इम्प्लिसिट से मतलब ना स्टेटेड रेट से मतलब, मुझे ये मतलब है कि अगर तुम मुझे अभी 4,000 देते और ना देकर 2 साल बाद में देते तो मैं तुमसे कितने में ये कॉन्ट्रैक्ट करता, विच इज द इंटरेस्ट रेट नेसेसरी टू मेक द 2 अल्टरनेटिव पेमेंट ऑप्शन इकोनॉमिकली इक्विवेलेंट। ये कह रहा है कि ये तो हम IRR निकाली हमने कि दोनों ऑप्शन अगर इकोनॉमिकली बराबर हो, या तो अभी 4 दे दो या 2 साल बाद 5,000 दे दो, तो इंटरेस्ट है। लेकिन हाउएवर द एंटिटी डिटरमाइंस दैट द रेट शुड बी यूज्ड इन एडजस्टेड द प्रॉमिस कंसीडरेशन इज 6%। एंटिटी कह रही है 6%, क्योंकि हम तुमसे अलग से फाइनेंसिंग कंपोनेंट करते तो कितने से करते, 6% से करते। हम तुमसे अलग से फाइनेंसिंग अरेंजमेंट करते, कंपोनेंट का अरेंजमेंट करते तो 6% से करते। इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट, ये मेरी इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट है। ये कह रहा है कि मुझे उधार 6% पे मिलता है, तो मैं कस्टमर से भी आगे कितना चार्ज करता है, 6% ही चार्ज करता, ठीक है। तो अब बताओ कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी, अब उसने मुझे हाथों हाथ पैसे दे दिए तो मैं एंटर क्या करूंगा, कैश टू कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी। अब मैं तुमसे 6% पर चार्ज करता तो इंटरेस्ट कितना लगाऊंगा बताओ, पहले साल का इंटरेस्ट कितना आएगा, इंटरेस्ट टू कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी। ये कह रहा है कि इम्प्लिसिट रेट से मुझे कोई मतलब नहीं है, हम तुमसे उधार का एग्रीमेंट करते तो कितने से करते, 6% से, क्योंकि हमें पीछे उधार कितने का मिल रहा है, 6, और हम ब्याज में कुछ नहीं कमाते तुमसे। 4,000 का 6% कितना आ गया, 240। और अगली बार का इंटरेस्ट किस पर लगता है, इंटरेस्ट टू कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी, 2 साल बाद देना है ना पेमेंट, तो 4,240 का 6%,
4240 का 6% आता है 254। इसने ये 254 आता है, ठीक है 254। इसने क्या किया, ये दोनों मिला लिए। 494 कैसे निकाला, 240 प्लस 254, इन दोनों को एक साथ, दोनों सालों का एक साथ ही कर दिया।